एसिड, बेस। अरे सर ये एसिड और बेस है ना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी मैं आपसे पूछूंगा कहाँ पर, तो आप बोलोगे सर हम सब स्कूल से ही पास होकर आए हैं, कोई लॉकडाउन के स्टूडेंट नहीं है जो डायरेक्ट पास हो गए। ठीक है, हमें पता है कि एसिड का मतलब होता है H+ आयन जो डोनेट करे उसे कहते हैं एसिड, जो खट्टा हो उसे कहते हैं एसिड, जिसकी pH 7 से कम हो उसे कहते हैं एसिड। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन, बफर सिस्टम, बफर कैपेसिटी, बफर इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम एंड फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी। क्या बात है सर, बहुत सारे टॉपिक हो गए और बफर को लेकर तो बहुत ही हो गए। बफर इक्वेशन, बफर कैपेसिटी, फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी, एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। हाँ जी, चलो अब सांस ले लेता हूं मैं, क्योंकि जीने के लिए सांसें जितनी लो उतना अच्छा है। चलिए आ जाइए बैक टू द टॉपिक। आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, एसिड बेस बफर। मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, ये तीनों को डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन एसिड के लिए क्या होती है, बफर इक्वेशन बेस के लिए क्या होती है, कैसे बफर इक्वेशन को डिराइव करा जाता है, ये सारी चीजें डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद देखेंगे बफर कैपेसिटी क्या होती है। देखो बफर कैपेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बफर के अंदर, तो बफर कैपेसिटी को भी डिटेल स्टडी करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बफर कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिटेल स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे बफर का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, हमारे डोजेस फॉर्म में, आइदर सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, पेरेंट्रल, कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दिया जा रहा हो एक इंसान को चाहे एक एनिमल को, तो वहां पर बफर का क्या रोल होता है, किस तरह से बफर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में, उसे भी डिटेल स्टडी करेंगे। अगर यहां से क्वेश्चन की बात करूं तो कई बार क्वेश्चन आता है बफर इक्वेशन बता दीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है बफर कैपेसिटी बता दीजिए, और 5 नंबर में कई बार बनता है बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एडवांटेज है बफर के हमारे फार्मास्यूटिकल सिस्टम में। ठीक है, एडवांटेज बोल लीजिए, एप्लीकेशन बोल लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब ये सेम टॉपिक आपको बी फार्मेसी आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में दे रखे हैं। बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 4 या 5 में आपको ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। बफर इक्वेशन क्या होता है, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है, बफर इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्या होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा किस यूनिट में है। ठीक है, तो आपको वहां पर भी हेल्प करेगा, मतलब कि ये जो टॉपिक है ये आपको थर्ड सेमेस्टर में भी काम आएगा और ये टॉपिक आपको 8th सेमेस्टर तक काम आएगा। तो बफर को अच्छे से स्टडी करना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस बफर। सबसे पहले बात करते हैं एसिड क्या होता है। तो एसिड वो होता है जो H+ को डोनेट करे। जैसे एग्जांपल की बात करूं HCl। ठीक है, अब यहां पर HCl क्या है, एसिड है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये डिसोसिएट होता है H+ और Cl- में। तो जैसा कि हमने कहा, ऐसे सब्सटेंस जो कि H+ डोनेट करे, H+ रिलीज करे, उन्हें कहते हैं एसिड। तो आप देख सकते हैं एसिड क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ रिलीज करे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, कई बार आपने पढ़ी भी होगी, फिर भी मैंने बता दी। अब देखो अलग अलग थ्योरी आई थी, अरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। तो अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अरेनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो H+ को डोनेट करे, H+ को रिलीज करे, उन्हें कहते हैं एसिड। ये किसने कहा था, अरेनियस भैया ने कहा था। अभी ब्रोंस्टेड लोरी, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एसिड को अलग तरह से डिफाइन करा। देखो कैसे कहा इन्होंने, जैसे मान लीजिए यहां पर NH3 है और इसके पास है लोन पेयर,
इलेक्ट्रॉन पेयर और वी कैन से लोन पेयर। अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर कोई एक्स सब्सटेंस है, ये लोन पेयर जो है इसे डोनेट किया जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिख रहा है दिस वन, ये डोनेट किया जा रहा है इस एक्स को। ठीक है सर, एक्स तो चली गई ना, हाँ भैया लेकर गई ना कुछ तुमसे, तो यहाँ पर भी ये लेकर ही जाएगी, ये लोन पेयर लेके जाएगी। तो ध्यान से सुनना, जब ये लोन पेयर इसके पास आ जाता है तो यहाँ पर एक्स ने क्या करा, लोन पेयर को एक्सेप्ट करा। तो जो भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी वो होता है एसिड। तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को और वी कैन से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो भी क्या होता है, एसिड होता है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। और जो भी H प्लस को डोनेट करता है वो भी एसिड होता है अकॉर्डिंग टू आरेनियस थ्योरी। ठीक है चलिए सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि एक्स कुछ ना कुछ लेके जाता है या जाती है, अभी ध्यान रखेंगे कुछ देंगे नहीं। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, जो डोनेट करे H प्लस। एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर और वी कैन से लोन पेयर एक्सेप्ट करे। उसके बाद एसिड क्या होता है, जिसकी पीएच 7 से कम हो। आपने देखा होगा ना पीएच पेपर, 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, 0 क्या होता है मोस्ट एसिडिक हाईली एसिडिक, और 14 क्या होता है हाईली बेसिक। तो 7 से कम की तरफ, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.2 है ना, ये जो 7 से कम जितना भी होगा वो सब एसिडिक होंगे और इधर बेसिक होंगे। चलिए ये सारी बातें आपको पता है वैसे भी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर आप देखिए एसिड क्या करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहां पर ये जो NaOH है ये होता है बेस। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर बनेगा सॉल्ट। अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर बनेगा Na और Cl, तो NaCl, और साथ में यहां पर H और OH मतलब कि पानी रिलीज होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट, जैसे कि NaCl, और साथ में यहां पर पानी रिलीज होता है। तो हम ये कहेंगे कि चाहे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या फिर चाहे बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, यहां पर सॉल्ट और वाटर बनता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी एसिड के अंदर लिखना है। चलिए ठीक है सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ऊपर दे रखे हैं एग्जाम्पल, जैसे एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो आपका CH3COOH एसिडिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, तो ये एसिड के एग्जाम्पल हो गए। अब अगर एसिड को डिफाइन किया जाए तो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर को, जैसे मान लीजिए ये पेपर है ना, ये ब्लू कलर का है, सपोज ये ब्लू कलर का है, तो ब्लू लिटमस पेपर को जो रेड में कन्वर्ट कर दें, सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूशन। अब मुझे पता करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो मैंने क्या लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया। तो जब ये ब्लू लिटमस पेपर मैंने लिया और इस सॉल्यूशन में डिप किया, तो अगर ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। तो लिटमस पेपर जब ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो हम बोलेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है। क्लियर। उसके बाद सोर्स टेस्ट होता है, मतलब कि खट्टा टेस्ट होता है हमारे एसिड का, ये भी हमें पता है। उसके बाद कोरोजिव नेचर, जैसा कि आप जानते हैं कई मेटल्स होती है जिनमें कोरोजन हो जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से भी होता है। आपने देखा होगा एसिड रेन होती है, उसकी वजह से भी मेटल खराब हो जाते हैं। तो ये जो कोरोजन होता है मेटल में, ये जो जंग लग जाती है, कोरोजन होता है, ये किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर लिखा है एसिड जो होता है कोरोजिव नेचर का होता है, मतलब कि कोरोजन कर देता है, मेटल को खराब कर देता है। चलिए ठीक है सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया, एसिड के ऊपर सारी बातें हो गई है ना। अब देखो बेस को भी यही याद करेंगे। सपोज हमने बोला एसिड वो होता है जो H प्लस को डोनेट करे, तो बेस क्या होगा, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। क्लियर। उसके बाद हमने बोला कि एसिड क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो बेस क्या होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, है ना, जैसे NH3।
इसके ऊपर लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो दिस इज अ लुईस बेस, सो दिस इज अ बेस, ठीक है। उसके बाद पीएच 7 से कम मतलब एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल, तो पीएच अगर 7 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यहां पर 7 से ज्यादा लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहां पर थोड़ा करेक्शन करिएगा, यहां पर पीएच 7 से कम होनी चाहिए तो एसिडिक है, और अगर पीएच आपकी 7 से ज्यादा है, ऐसा लिखेंगे सिंबल को, लिखते टाइम मिस्टेक होगी कंटेंट राइटर से, अगर 7 से ज्यादा है तो आपका बेसिक है, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 7 से कम, क्लियर। मैं ये नोट्स में करेक्ट करके दूंगा, टेंशन मत लो। चलिए, उसके बाद ये तो मैंने आपको बोला ही था कि चाहे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे, होनी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है, सोल्ट और वाटर ही बनना है, तो वही वाली बात होती है। उसके बाद ये सोर टेस्ट का है, वो बीटर होगा, ठीक है। ये कोरोसिव नेचर का है, वो सोपी नेचर का होता है। बेस कैसा होता है, सोपी नेचर, ठीक है, जैसे आपके ये सोप वगैरह होते हैं, सोपी नेचर होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने यहाँ पे बोला था कि एसिड वो होता है जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर दे। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो होता है बेस। तो हमने बेस को यहीं पर याद कर लिया, और अच्छा हुआ हमने बेस को यहीं पर रिवाइज कर दिया, क्योंकि ये एरो की वजह से क्वेश्चन आपका थोड़ा आंसर गलत भी हो सकता था। अच्छा हुआ करेक्शन हो गई साथ ही साथ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे देरी से होगा पर होगा आपके साथ भी, तो परेशान नहीं रहना जिंदगी में। चलिए, अब देखिए यहाँ पर सारी थ्योरी लिख दी है, क्योंकि बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है कि सर आपने पढ़ा दिया, हमने समझ लिया, पर थ्योरी में कैसे लिखें, तो ये लो थ्योरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बेस के लिए भी पूरी थ्योरी लिख दी है, ठीक है। बेस के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बोला था ना कि सोपी नेचर का होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एक बात और, हमने यहाँ पे क्या बोला कि जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो OH माइनस रिलीज करे वो भी बेस होता है। हमने एसिड के लिए क्या बोला कि एसिड वो होता है जो H प्लस डोनेट करे, इतना ही बोला। फिर हमने बेस के लिए क्या बोला कि बेस वो होता है जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि बेस वो होता है जो OH माइनस को डोनेट करे। तो बहुत तरीके से बता सकते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अरेनियस, ब्रोंस्टेड लोरी, और भी कई तरह के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एसिड और बेस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, और वो डिफाइन करना जरूरी भी था, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल, बहुत सारे सब्सटेंस है जिनको हमें अलग अलग थ्योरी से डिफाइन करना होता है, ठीक है। चलिए, एसिड क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो तो एसिड होता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेस होता है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 7 pH होती है वो न्यूट्रल होती है। 7 से कम करोगे तो 7 से कम जब आप जाओगे तो एसिडिक pH होगी, और 7 से ज्यादा जब आप जाओगे तो बेसिक pH होगी। और एक बात और ध्यान रखो कि अगर pH यहाँ पर है, कहीं 8 है या 9 है, तो ये वीक बेस है, और वी कैन से वीक एल्कलाइन है। पर जैसे जैसे इस तरफ आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, तो ये जो 14 होता है ये हाईली बेसिक होता है, और वी कैन से हाईली एल्कलाइन नेचर का होता है। उसके बाद इधर बात करें तो जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे, तो यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। पहले ये कम एसिडिक था, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, तो जीरो जो होता है हाईली एसिडिक होता है। ये सारी बातें आपको पता है, पर फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए, एसिड क्लियर हो गया, बेस क्लियर हो गया, अब सबसे मेन है बफर। और अब चलेगा बफर कैपेसिटी, बफर इक्वेशन, रोल ऑफ बफर, फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे बफर का। तो ध्यान से सुनना और समझना। चलिए, अब बफर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज और समझनी होगी। अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि एसिड क्या होता है, H प्लस देने वाला, बेस क्या होता है, OH माइनस देने वाला, और वी कैन से H प्लस लेने वाला, और भी कई तरीके से थ्योरी है, ठीक है। जिसका pH 7 से कम हो वो एसिडिक, 7 से ज्यादा हो वो बेसिक, 7 हो वो न्यूट्रल। ये सारी बातें आपको पता है। पर आपको ये पता है कि कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, अरे हाँ सर। अब कई बच्चे बोलेंगे अरे हाँ सर, 11th 12th में ये शब्दों ने हमें बहुत परेशान किया कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कैसे पता लगेगा कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड होता है,
कॉन्जुगेट एसिड को कैसे बनाया जाता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे आपका जीवन भर दुख जो है दूर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, अगर बात करते हैं तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, कोई भी एसिड तुम्हें दे दिया है और अगर उसका तुम्हें कॉन्जुगेट एसिड बनाना है या कोई भी सब्सटेंस तुम्हें दे दिया हो, H2SO4, H2O, NH3, कोई भी सब्सटेंस तुम्हें दे दिया हो, अगर तुम्हें उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें तुम्हें H+ को ऐड कर देना है। जब तुम किसी भी मॉलिक्यूल में H+ को ऐड करोगे तो वो बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। और अगर तुम्हें कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो सिंपल सा है, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। H+ को रिमूव करना है, हटाना है। तो आपके पास एक कंपाउंड में दे देता हूं या मॉलिक्यूल में दे देता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, करके दिखाता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए पानी है, H2O। अब मैंने आपसे बोला कि ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसका आप कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, H+ को ऐड कर देना होता है। यही इतना ही ना। तो कॉन्जुगेट बनाने के लिए हमने H+ को ऐड कर दिया। तो आप देख सकते हैं पहले 2 हाइड्रोजन थे और अभी एक और हाइड्रोजन आ गया तो H3 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और O का O लिख दिया मैंने। अभी एक बात और ध्यान से सुनना, हमने बोला H+ को ऐड करो, है ना। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो यहां पर जब मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा H3O+। करा कुछ भी नहीं, जो वाटर का मॉलिक्यूल था उसका बनाना था कंजुगेट एसिड, तो उसमें कुछ भी नहीं करा, सिर्फ H+ को ऐड कर दिया। अब मैंने आपसे बोला था कि कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए तो H+ को ऐड कर दो, पर अगर वहीं वाटर का कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो हमने क्या बोला था कि जो भी H+ है उसे रिमूव कर दो। तो यहां से अगर मैं H+ को निकालूंगा, सपोज यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालना है ना, तो क्या रह जाएगा H और यहां पे क्या है O। ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि H+ निकला है और प्लस गया तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहां पर जो बनेगा इसे रीअरेंज करके वो बनेगा OH-। तो ये भी सही है, ये भी सही है, वैसे इस तरह से लिखते हैं, OH- बनेगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का कोई भी ले आओ, उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बना सकते हो। बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाते टाइम क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन को ऐड करना है। देखो ऐसे याद रखो, एसिड बनाना है ना, ए बनाना है ना, तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और बेस बनाना है तो रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए और फिर एक और मॉलिक्यूल देख लेते, फिर आगे चलते फटाफट। देखो यहां पर हम देखेंगे, एक सेकेंड, HSO4-। अब मैंने आपको क्या बोला कि कॉन्जुगेट एसिड बनाओ, तो कॉन्जुगेट एसिड में क्या करना पड़ेगा, H+ को ऐड करना पड़ेगा। तो कर दो H+ ऐड। तो यहाँ पर एक H था तो अब क्या हो जाएगा, 2 H हो जाएगा। ठीक है, SO4 का 4। मैंने क्या बोला, H+ को ऐड करो। किसको? प्लस को। तो यहाँ पर जब मैं प्लस चार्ज लगाने जाऊंगा उससे पहले मैं देखूंगा पहले माइनस था, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। अब इसी का मुझे कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो यहाँ से H+ को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बचा क्या, SO4-। ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस बनाना बहुत आसान है। चलिए ठीक है सर, कॉन्जुगेट एसिड बनाना सीख लिया, कॉन्जुगेट बेस बनाना सीख लिया, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, सब कुछ पता लग गया। अब तैयार है हम बफर पे जाने के लिए? बिल्कुल। चलिए बफर का सफर बफर का सफर शुरू करते हैं। बफर सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल से ही बात बनेगी, बिना एग्जाम्पल तो याद होने वाला नहीं है। सपोज दिस इज अ सॉल्यूशन और दिस इज अ बफर सॉल्यूशन। क्या है ये? बफर सॉल्यूशन है। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच स्टेबल रहती है। सपोज इसकी पीएच है 4। कैसी पीएच है इसकी? 4। 4 है मतलब 7 से कम है, 7 से कम है मतलब एसिडिक है। हाँ जी। तो ये जो है एक बफर सॉल्यूशन है और ये कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो हम इसको बोल रहे हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया आपका। चलिए ठीक है सर, अभी मैंने आपको क्या बोला, इसकी पीएच 4 है। तो बफर सॉल्यूशन ऐसा बफर सॉल्यूशन होता है मतलब जिसकी पीएच चेंज नहीं होती आसानी से। ठीक है।
अब ध्यान से सुनना। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि एक कोई सॉल्यूशन है जिसकी पीएच आप बता रहे हो लगभग लगभग 4 है ना, और ये बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसकी पीएच चेंज नहीं होती। अभी देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे थोड़ा एसिड डालूं तो भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी, इसमें मैं थोड़ा बेस डालने की कोशिश करूं तो भी इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। मतलब बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर थोड़ा एसिड ऐड कर दो या थोड़े अमाउंट में बेस ऐड कर दो तो उस सॉल्यूशन की पीएच को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लियर? पर अगर तुम ज्यादा ऐड करते जाओगे, जैसे मान लीजिए मैं तो पागल हो गया, मेरे को तो आ गया गुस्सा कि ये सॉल्यूशन की पीएच चेंज क्यों नहीं हो रही, मैं तो इसकी पीएच चेंज करके ही मानूंगा। मैं इसमें एसिड डालता गया, मैंने थोड़ा डाला, इसकी पीएच चेंज नहीं हुई, और डाला और डाला और डाला। पर एक टाइम के बाद जब मैंने एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ाता गया या फिर बेस का कंसंट्रेशन बढ़ाता गया तो इस बफर सॉल्यूशन की पीएच चेंज हो जाती है। और जब तक ये खुद को रोक रही थी, जब तक ये पीएच चेंज नहीं होने दे रही थी, उसको बोलेंगे बफर कैपेसिटी। ठीक है? ठीक है सर, आपके कहने का मतलब यह है कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देता, उसका जो पीएच है वही पीएच रहने की कोशिश करता है अनटिल और अनलेस थोड़ा बहुत एसिड और बेस मिला दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ज्यादा क्वांटिटी में एसिड या बेस मिला दिया तो उसकी पीएच चेंज होने का खतरा होता है। यही कहना चाह रहे हो? हाँ। और जब तक वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता, जैसे मान लीजिए मैं बफर सॉल्यूशन हूं और मेरी पीएच यहां पर स्टेबल है, बीच में है, ठीक है, थोड़ा एसिड आया मैं बीच में ही हूं, थोड़ा बेस आया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, पर एसिड आता गया आता गया आता गया तो मेरी पीएच जरा सी शिफ्ट हो गई, या बेस आता गया तो भी मेरी पीएच जरा सी शिफ्ट हो गई। तो जब तक मैं शिफ्ट नहीं कर रहा था वो मेरी थी कैपेसिटी कि मैं कितने टाइम तक होल्ड कर सकता हूं, कितने टाइम तक पीएच को स्टेबल कर सकता हूं। पर एक लिमिट के बाद जब बहुत ज्यादा एसिड या बहुत ज्यादा बेस आने लग गया तो मेरी पीएच शिफ्ट हो गई। तो उसी को कहते हैं बफर की कैपेसिटी, कि कितनी कैपेसिटी है रेजिस्ट करने की, होल्ड करने की, पीएच को स्टेबल रखने की। ठीक है? ठीक है, अब थ्योरी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। A buffer is a solution that resists change in pH when a small amount of an acid or base are added. बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो कि पीएच में चेंज होने को रजिस्ट करता है, रोकता है। अगर आप उसमें थोड़ा बहुत एसिड डालोगे या थोड़ा बहुत बेस भी डालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब दो तरह से बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। नाम से पता लग रहा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब जिसकी पीएच 7 से कम हो, बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो। ठीक है? अब जैसे अगर मैं बात करूं कि बफर सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है, हम कह रहे हैं इतनी देर से बफर सॉल्यूशन जो कि पीएच में चेंज नहीं होने देता, तो आखिर ये बफर सॉल्यूशन में ऐसा होता क्या है जो ये पीएच में चेंज नहीं होने देता? तो दोनों एग्जांपल से समझते हैं। एक है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब ये जो आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन है या फिर आपका जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है, ये बीबी की बहुत आदत लग गई है, हर जगह बीबी बीबी लिखने में आता है, हालांकि है नहीं, है ना। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है? अब ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? ये मिलकर बनता है आपके वीक एसिड और उसके सोल्ट से। सोल्ट क्या होता है सर? अरे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है सर, ठीक है, समझ गए। बेसिक बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? वीक बेस से और साथ में सोल्ट से। सर यहां पर सोल्ट क्या है? अरे कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। और ये तो आपको पता ही है कि 7 से कम पीएच होगी तो एसिडिक है, वीक एसिड और उसका सोल्ट है। ठीक है? एग्जाम्पल की बात करूं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कौन सा वीक एसिड होगा, तो आपका एसिटिक एसिड होगा। अब मैंने आपको बोला था कि कोई भी एसिड हो या कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मॉलिक्यूल है, इसका आपका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो सर कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H+ को निकालना पड़ेगा, और जब इसमें से H+ को निकाल देंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH3COO नेगेटिव आया। तो इस तरह से CH3COO नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो यहाँ पर एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और उसका सोल्ट होता है, सोल्ट का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस। उसी तरह बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं वीक बेस का,
तो आपका अमोनिया। और जब ये बेस है और इसका अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है, क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड, तो सर कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए तो H+ को लेना पड़ रहा था, क्योंकि ऐड करना है तभी एसिड बनेगा। तो यहाँ पर इसमें H+ को ऐड करोगे तो बनेगा NH4+, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया और ये आपका वीक बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बफर सॉल्यूशन बनते हैं। अब ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना कि ये पीएच को चेंज होने से कैसे रोकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन की। ठीक है सर, हमें ये तो पता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो होता है वीक एसिड और उसके सोल्ट से बनता है। सोल्ट का मतलब होता है कॉन्जुगेट बेस इन केस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे खुद को रजिस्ट करता है। ये क्या है, ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होता है, वीक एसिड होता है सर और कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें H+ ऐड करूंगा, H+ का मतलब क्या हो गया, कुछ भी एसिड ऐड करने की कोशिश करूंगा। क्या ऐड करने की कोशिश करूंगा, कुछ भी एसिड ऐड करने की कोशिश करूंगा, H+ ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर पता है क्या होता है, यहां पर बहुत अच्छी चीज होती है। इफ अ एसिड इज एडेड द कॉन्जुगेट बेस, जैसे एसिटेट एब्जॉर्ब द एक्सेस प्रोटोन। अब देखो ध्यान से क्या होता है, अगर मैं इसमें एसिड ऐड करने की कोशिश करूंगा तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, एक तो CH3COOH वीक एसिडिक और एक आपका इसका सोल्ट CH3COO नेगेटिव। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि वीक एसिड मतलब CH3COOH है ना, और कॉन्जुगेट बेस भी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा CH3COO नेगेटिव। दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो जैसे मैं इसमें H+ ऐड करने की कोशिश करता हूं, ये H+ को लड़ने आ जाता है ये CH3COO नेगेटिव कि यहां पर मैं हूं CH3COO नेगेटिव, आप H+ हो, मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीएच डिस्टर्ब ना हो। तो ये CH3COO नेगेटिव क्या करता है, अपने साथ जोड़ लेता है। वाह, जोड़ लिया। तो जब ये H+ आएगा, अगर मैं H+ डाले जाऊंगा डाले जाऊंगा डाले जाऊंगा, तो जब तक अंदर CH3COO नेगेटिव है ये जोड़े जाएगा जोड़े जाएगा जोड़े जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, जब मैंने बहुत ज्यादा H+ डाल दिया और अंदर का सारा CH3COO नेगेटिव कंज्यूम हो गया, खर्च हो गया, H+ को रिएक्ट कर करके खत्म हो गया, तो उसके बाद H+ ही जाता रहेगा और यहां पर पीएच चेंज हो जाती है। ठीक है, वैसे ही अगर थोड़ा बहुत बेस डालूंगा, सपोज अगर मैं थोड़ा बहुत बेस डालूंगा, यहां पे बेस का मतलब OH- डालूंगा, तो यहां पर क्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है CH3COOH है ना। तो जब मैं इसमें बेस डालने की कोशिश करूंगा तो यहां से H+ आएगा, यहां से CH3COOH जो कि वीक एसिड है, यहां से H+ आएगा और ये H+ जब मैं बेस डालूंगा तो उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बात है सर, ना तो एसिड जीत पा रहा है ना बेस जीत पा रहा है। क्या शानदार एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि जब एसिड ऐड कर रहे हैं तो वो भी न्यूट्रल हो रहा है, CH3COOH बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, पीएच चेंज नहीं हो रहा। और जब थोड़ा बहुत बेस ऐड कर रहे हैं OH- तो हमारा वीक एसिड जो है रोक रहा है, H+ दे देता है और OH- के साथ जुड़ के पानी बन जाता है, पानी न्यूट्रल होता है ना। तो इस तरह से ये अपने पीएच को चेंज होने से रोकते हैं, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। वहीं बेसिक के लिए भी सेम होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन वर्सेस बेसिक बफर सॉल्यूशन के। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएच यहां पर 7 से कम ही होगी अगर एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, तो यहां पर 7 से ज्यादा होगी। कंपोनेंट क्या है, वीक एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, यहां पर वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद ये किस तरह से एक्शन करते हैं, तो हमने एसिड का देख लिया, बेस का भी उसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है, अच्छे से समझाया भी हुआ है, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी बात करते हैं बफर इक्वेशन की। बफर इक्वेशन, बफर इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है इन केस ऑफ एसिडिक, इन केस ऑफ बेसिक, है ना। बेसिक बफर सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। इन दोनों के लिए बफर इक्वेशन को कैसे निकालें, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले देखते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए। आपके पास है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए एसिड है, ये आपका HA है, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो एसिड क्या रिलीज करता है, H+ रिलीज करता है, तो H+ और A नेगेटिव में रिलीज होता है। ये हो गया इसका वीक एसिड। और एज यू नो वेरी वेल कि जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन होता है उसमें होता है वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। तो वीक एसिड तो आपके सामने है, ये बन गया,
और कॉन्जुगेट बेस भी आपने बना लिया बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ठीक है, बी ए था, बेस था, तोड़ा, बी पॉजिटिव ए नेगेटिव। अब आप यहाँ पर एक बात नोटिस करेंगे कि दोनों ही रिएक्शन में, पहली वाली एच ए वाली, दूसरी वाली बी और ए वाली, यहाँ पर दोनों में क्या हुआ, ए माइनस रिलीज हुआ। इसकी वजह से यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट आता है। कौन सा इफेक्ट आता है? कॉमन आयन इफेक्ट आता है। ठीक है सर, आता होगा कॉमन आयन इफेक्ट। हमें ये बताओ बफर इक्वेशन को कैसे डिराइव करें इन केस ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और बफर इक्वेशन को कैसे डिराइव करें इन केस ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन या सिस्टम। ठीक है, अब ध्यान से सुनते जाना। ये एसिड की बात चल रही है इसलिए HA लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, आपने सुना होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, 9th-10th में पढ़ाई होगा यार, 11th-12th में भी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो प्रोडक्ट है H प्लस A नेगेटिव, यही प्रोडक्ट है। और इसका रिएक्टेंट क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया। एक तरफ रिएक्टेंट होता है, एक तरफ प्रोडक्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन हम क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया H प्लस और A नेगेटिव। तो ये आपका ले लिया मैंने H प्लस, ये आपका ले लिया मैंने A नेगेटिव। उसके बाद रिएक्टेंट क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया HA, तो ये मैंने आपका ले लिया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और एसिड के लिए निकाल रहे हैं तो एसिड के लिए जो कांस्टेंट होता है, एसिडिक कांस्टेंट होता है, वो होता है Ka। ठीक है, चलिए, सारी कहानी सेट है, रिएक्शन थी उसी में से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत? कमेंट कर दो कोई दिक्कत है तो, होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है? लॉग से मल्टीप्लाई करना है और दोनों तरफ माइनस वाला लॉग लेना है। ठीक है, तो ये जो साइड है इसको भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो साइड है इसको भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना है। सर क्यों करे? अरे भैया इक्वेशन डिराइव करनी है ना, सिंपल करा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखा, और के एसिडिक कांस्टेंट होता है, इतना ही मैंने बताया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? दोनों साइड को LHS मतलब रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट वाली साइड को, दोनों को ही माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं के का Ka, और किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस लॉग, तो माइनस लॉग लिख दिया। ठीक है, उधर की तरफ चलते हैं, यहां पर भी माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस लॉग, और ये पूरी चीज यहां पर एज इट इज लिख दी। ठीक है, कुछ भी नहीं करा, दोनों तरफ माइनस लॉग लिख दिया। अब ध्यान से देखना, ये जो आपका Ka है इसको तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, माइनस लॉग Ka हो गया डायरेक्ट, है ना। और ये जो आपका माइनस लॉग है ये मल्टीप्लाई करेगा H प्लस से। ठीक है, फिर इसी माइनस लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे A अपॉन HA से। ठीक है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा ना, पहले H प्लस से माइनस लॉग H प्लस, फिर माइनस लॉग A अपॉन HA, और वी कैन से A नेगेटिव अपॉन HA। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? चलो आगे मल्टीप्लाई करके दिखा भी रखा है, आप देख सकते हैं, माइनस लॉग K का माइनस लॉग K, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज है। अब यहाँ पर आप देखिए, माइनस लॉग इसका H प्लस से मल्टीप्लाई, और माइनस लॉग इसका A नेगेटिव अपॉन HA से मल्टीप्लाई। तो देखिए, माइनस लॉग H प्लस से मल्टीप्लाई, माइनस लॉग A नेगेटिव अपॉन HA से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा टोना नहीं हो रहा, सिंपल सिंपल इक्वेशन खुलती जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है सर, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिसको नहीं पता वो अच्छे से सुनो, कि ये जो आपका माइनस लॉग H प्लस होता है ये आपका पीएच के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पीएच के बराबर। और ये जो आपका माइनस लॉग के होता है ये पी के ए के बराबर होता है। ये जब आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जब फिजिकल फार्मास्यूटिक्स पढ़ोगे, स्पेशली थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ पर ये डेरिवेशन भी हो जाएंगे आपको। पर अभी आपको इतना याद रखना है कि जो माइनस लॉग H प्लस है वो किसके बराबर होता है? पीएच के बराबर। ठीक है, और माइनस लॉग के किसके बराबर होता है? पी के ए के बराबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं माइनस लॉग के ए किसके बराबर होता है? पी के ए। तो माइनस लॉग के ए की जगह मैंने क्या लिख दिया? पी के ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस लॉग एच प्लस, दिख रहा है माइनस लॉग एच प्लस किसके बराबर होता है? पी एच के बराबर, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया पी एच। ठीक है, उसके बाद ये एज इट इज मैंने यहां पर लिख दिया। क्लियर है? बहुत सिंपल था। पी एच किसके बराबर होता है? माइनस लॉग एच प्लस, और माइनस लॉग के किसके बराबर होता है? पी के।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस लॉग एच प्लस था तो मैंने पी एच कर दिया, माइनस लॉग के की जगह मैंने पी के कर दिया, तो पी के इज इक्वल टू पी एच माइनस लॉग ए नेगेटिव अपॉन एच है। ये एसिडिक के लिए बफर इक्वेशन हुई। और इसको और सही भी कर सकते हैं अपन, इस बफर इक्वेशन को और अच्छे से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। ये पी एच है ना। अब पी एच इक्वल टू, ये बेचारा पी के है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये लॉग वाली फैमिली भगोक्कड़ है, भगोक्कड़ नहीं भगोड़ी है भगोक्कड़ क्या होता है, ठीक है। तो ये भागकर इधर आ गया, भगोड़ा ये इधर भागकर आ गया, है ना। तो जब ये माइनस में था और इधर आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर प्लस लॉग ए बाय एच ए, इस तरह से इसको परफेक्ट लिखा जाएगा। ये रीअरेंज करने के बाद आएगा, कुछ भी नहीं करा, बस इसको उठा के इधर कर दिया, पी एच का पी एच है, ये देखो पी एच का पी एच है, पी के प्लस लॉग ए अपॉन एच है। ये हुआ एसिड के लिए। बेस के लिए क्या करोगे, ध्यान से देखो, पी एच की जगह लिख देना पी के बी, मतलब पी के ए की जगह आ जाएगा पी के बी, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के लिए मतलब एसिड के लिए, तो बेस के लिए क्या होगा, एक सेकेंड कलर चेंज ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये एसिड के लिए था, अब बेस के लिए क्या होगा, पी एच की जगह ओ एच, ठीक है, इक्वल टू पी के ए, ये एसिड के लिए है तो वहां पर क्या हो जाएगा, पी के बी, वो बेस के लिए हो जाएगा, ठीक है, प्लस लॉग का लॉग, और यहां पर क्या है ए, क्योंकि ये एसिड के लिए है तो यहां पर क्या हो जाएगा बी, और इधर एच बी, ठीक है, बस बी भी आ जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन सारी डिराइव्ड होती है। चलिए, इतना आपके लिए काफ़ी है, कोई ज़्यादा आपको पीएचडी करनी नहीं है, बफर इक्वेशन आए तो बफर इक्वेशन बतानी है, और बफर इक्वेशन को एंडरसन और वी कैन से हैजल, पूरा नाम तो साइंटिस्ट का बहुत अजीब सा है, इस इक्वेशन को ये इक्वेशन भी कहते हैं, कहीं ना कहीं तो मैंने लिखा होगा ये बात को, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, द हैंडरसन हैजलबेल्क इक्वेशन, ठीक है, हैंडरसन हैजल इक्वेशन बोलता हूँ मैं, तो द हैंडरसन हैजल इक्वेशन ऑल्सो नोन एज बफर इक्वेशन, क्लियर है। तो क्वेश्चन आ जाए बफर इक्वेशन या हैंडरसन हेजलबेक इक्वेशन, तो ये बोल देना कि इक्वेशन दोनों के लिए होती है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए अलग होती है, बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए अलग होती है, और कई बार ये 5 में आती है तो पूरा डेरिवेशन करके बताना होता है जैसे मैंने आपको बताया, पर कई बार 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि हैंडरसन हेजलबेक इक्वेशन आप बफर एसिड के लिए बता दो या फिर आप बेस के लिए बता दो। एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए आपको पता है, यहाँ पर हमने निकाल दी है दोनों इक्वेशन। एसिडिक के लिए हो गया आपका पी एच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए अपॉन एच ए, और बेस के लिए भी मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। ये दोनों नंबर में पूछी जाती है डायरेक्ट इक्वेशन। चलिए, अब आते हैं बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स और बफर एफिकेसी। एक ही बात है, या तो आपको पूछे बफर कैपेसिटी क्या होता है, या फिर आपको पूछे बफर इंडेक्स क्या होता है, या फिर आपको पूछे बफर एफिकेसी क्या होता है, तो तीनों एक ही क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कई बार क्या होता है एग्जाम में बफर इंडेक्स आ जाता है तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि बफर सॉल्यूशन लिखूं, बफर इक्वेशन लिखूं, बफर कैपेसिटी लिखूं क्या, क्योंकि ये तो नया ही नाम आ गया बफर इंडेक्स। तो पहले ध्यान से सुन लो, बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स और वी कैन से बफर एफिकेसी, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक बफर सॉल्यूशन है, वो बफर सॉल्यूशन अपने पीएच को चेंज होने से रोकता है, और हमने डिटेल स्टडी भी कर ली कि अलग अलग बफर सॉल्यूशन किस तरह से अपने पीएच को चेंज होने से रोकते हैं। हमने देखा एसिडिक के लिए, देखा ना, CH3COOH वाला एग्जांपल लेके, CH3COO नेगेटिव, उसका हमने क्या बनाया, कंजुगेट बेस बनाया था, और बहुत ही अच्छे से समझा था कि किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। चलिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस टू पीएच चेंज, मतलब हम यहाँ पर चेंज को मेजर करते हैं कि कब जाके चेंज हो रहा है, किस लिमिट पे, किस पॉइंट पे जाके चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि बफर सॉल्यूशन है तो ऐसे तो पीएच चेंज करेगा नहीं, बहुत ही जबरदस्ती हुई होगी उसके साथ, बहुत ज्यादा एसिड या बेस ऐड करा होगा, तो हम वो चेक करते हैं कि कितना रेजिस्टेंस है बफर सॉल्यूशन में। द एबिलिटी ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट पीएच चेंज इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। बफर सॉल्यूशन की वो एबिलिटी जिससे वो पीएच चेंज होने को रोक रहा है उसे कहेंगे बफर कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए आपके पास बफर सॉल्यूशन है ना, कितना है ये आपका 1 लीटर का बफर सॉल्यूशन है, और सपोज इसकी पीएच है 4, कितने पीएच है 4। अब एक बात बताओ मेरे भाई,
अगर तुम इसमें एसिड ऐड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एसिड ऐड करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद बफर की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। और आप एसिड ऐड कर रहे हो तो यहाँ से पीएच 4 से शिफ्ट होके 3 की तरफ आएगा, क्योंकि एसिड ऐड कर रहे हैं तो और ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा। वहीं अगर मैं एसिड को छोड़कर यहाँ पर बेस ऐड करता जाता करता जाता करता जाता, तो यहाँ पर एक लिमिट के बाद इस पीएच को चेंज होना ही था। और अगर बेस ऐड करता रहता तो ये पीएच 4 से 5 की तरफ शिफ्ट होती, मतलब कम एसिडिक हो जाती। ऑब्वियसली बेस ऐड कर रहे, ये बात तो समझ में आती है ना, पीएच स्केल तो पता है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है कि कितना H प्लस और कितना OH माइनस हमें देना पड़ रहा है 1 लीटर के बफर सॉल्यूशन में, कितना हमें H प्लस और OH माइनस देना पड़ रहा है कि उस सॉल्यूशन की pH 1 यूनिट से आगे पीछे हो जाए, 4 से 3 हो जाए या 4 से 5 हो जाए। तो 4 से 3 करने में कितना H प्लस देना पड़ रहा है और 4 से 5 करने में कितना OH माइनस देना पड़ रहा है, उसी को कहेंगे बफर कैपेसिटी, बफर इंडेक्स, बफर एफिकेसी। ठीक है, कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है ये। चलिए नेक्स्ट, बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। एक बात और ध्यान रखना कि बफर कैपेसिटी को बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है बफर कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय बीटा। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा। बीटा का मतलब क्या होता है? बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल बी बाय डेल पी एच। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी पी एच। तो अगर कोई ऐसे पढ़ाए तो कंफ्यूज मत होना। अरे कंफ्यूज तो छोड़ो सर, फाइल ही खुल गई यहाँ तो। कहाँ टच हो रहा है यार, ऐसा लग रहा है ऐड आ गया बीच में। देखो, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है ना, तो इस डेल्टा का डी लिख दिया हमने, तो इस तरह से भी फॉर्मूला होता है, इस तरह से आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। एक ही बात है, ये बफर कैपेसिटी का ही फॉर्मूला है, खाली इस डेल्टा को इस तरह से लिख दिया है, डी लिख दिया है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू डी बी बाई डी पी एच, और वी कैन से डेल्टा बी बाई डेल्टा पी एच, जहां पर इस बी का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा है देखो मैंने, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज पीएच बाय 1 यूनिट। हम कितना H प्लस और कितना OH माइनस ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी पीएच चेंज हो जाए 1 यूनिट से। देखो, 4 से 5 हो जाए या 4 से 3 हो जाए, हम कितना H प्लस या OH माइनस ऐड कर रहे हैं ताकि उसकी पीएच चेंज हो जाए 1 यूनिट से, उसे कहेंगे डेल बी। उसके बाद डेल पीएच, मतलब कि कितनी पीएच चेंज हुई, 4 से 5 हो गई या 4 से 3 हो गई, कितनी पीएच चेंज हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल पीएच। अब एक बात और ध्यान रखना, बफर कैपेसिटी इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ऑब्वियसली अगर हम HCl या एसिड डालते जाएंगे, H प्लस डालते जाएंगे तो एसिडिक की तरफ आ जाएगा, बेस डालते जाएंगे तो बेसिक की तरफ चला जाएगा। सो बफर कैपेसिटी इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू, इट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत ईजी फॉर्मूला है, और ये सारी डेफिनेशन याद रखना, सारी आपको समझा दी है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखे हैं फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी। तो ये बहुत इजी है, ये देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस सर, है ना, इन दोनों से मिलकर बनता है। जैसे CH3COOH और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? CH3COO नेगेटिव। ठीक है, हमें पता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से। और अगर वहीं बेसिक बफर सॉल्यूशन होता तो वो किससे मिलकर बनता? वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड से। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन मतलब HA है, ये आपको पता है ना, HA। अभी हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन का देखा था, तो वहां पर क्या हुआ था? H प्लस और A माइनस रिलीज हुआ था ना। तो यहाँ पर ये H प्लस और A माइनस है, मतलब हमारे एसिडिक बफर सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं A माइनस है। क्या है? A माइनस है। तो यहाँ पर ये A माइनस मैंने दिखा रखा है यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के अंदर A माइनस है। अब
जब इस बफर में मैं कुछ एसिड मिलाने की कोशिश करूंगा, इसकी पीएच चेंज करने की कोशिश करूंगा, मैं इसमें H+ ऐड करने की कोशिश करूंगा, एक बात ध्यान रखना, जब तक इसके अंदर ए नेगेटिव है तब तक इसकी पीएच चेंज नहीं होगी, क्योंकि थोड़े बहुत अमाउंट में मैं एसिड मिलाऊंगा तो ये H+ और ये ए नेगेटिव HA बना लेगा और कुछ चेंज होगा ही नहीं। जैसे हमने देखा था ना, CH3COO नेगेटिव था, H+ डालने की कोशिश करी, CH3COOH बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम पीएच चेंज नहीं होने देंगे। वैसे ही कंसेप्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस लाइन में ये बोला गया है कि जितना ज्यादा बफर सॉल्यूशन के अंदर ए नेगेटिव होगा उतना ही वो अपनी पीएच को रोक सकता है बदलने से। देखो ध्यान से सुनना, द मोर इज द ए नेगेटिव इट फॉर्म मोर HA, जितना जितना H आता जाएगा उतना उतना HA बनता जाएगा, और इसी की वजह से लेस चेंज होगा पीएच में, या पीएच में चेंज ही नहीं होगा थोड़े टाइम तक। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़े टाइम तक, उसके बाद तो फिर अंदर का ए नेगेटिव जैसे ही खत्म, H+ की डोमिनेंसी शुरू, और ये बफर सॉल्यूशन और एसिडिक होना शुरू, क्योंकि H+ ऐड करते जा रहे हो। But a condition where A negative is completely neutralized by strong acid, जैसा कि मैंने आपको बोला H+ डालते जाओगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब A नेगेटिव कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उस कंडीशन को कहेंगे ब्रेकिंग ऑफ बफर। यहां पर मैं टूट गया, यहां पर मैं रूट गया, यहां पर मेरा A नेगेटिव खत्म हो गया, मतलब कि यहां पर बफर जो है ब्रेक हो गया, उसे कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ बफर। और इसी के साथ यहां पर पीएच चेंज हो जाएगी बफर सॉल्यूशन में। तो ये सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है रेशियो ऑफ सॉल्ट, कि आप कितना ऐड कर रहे हो। उसके बाद है टोटल बफर कंसंट्रेशन। तो ध्यान से सुनना, टोटल बफर कंसंट्रेशन, तो आपको पता है बफर को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से, ठीक है। तो बीटा डिपेंड्स अपॉन टोटल बफर कंसंट्रेशन। ये जो आपकी बफर कैपेसिटी है इसको बीटा से डिनोट करते हो ना, तो ये जो बीटा है ना बफर कैपेसिटी, ये डिपेंड होता है, किस पे डिपेंड होता है, टोटल बफर कंसंट्रेशन। वही वाली बात है कि जितना ज़्यादा ए नेगेटिव होगा, सपोज दो सॉल्यूशन है, एक में 0.5 मोलर है और एक में 0.005 मोलर है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ए माइनस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें ए माइनस का कंसंट्रेशन कम है। अब मेरे को H+ ऐड करना है, तो किसकी पीएच जल्दी चेंज होगी, इस वाले की पीएच जल्दी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस कम है, तो ए माइनस कम है तो फटाफट चेंज हो जाएगी इसकी पीएच, इस वाले की पीएच जल्दी से चेंज हो जाएगी। इसको बड़ा दिक्कत है, रुको, यहाँ लिखूंगा H+, यहाँ पर डालूंगा और इस ए माइनस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दूंगा, क्योंकि ये 0.005 है, बहुत कम यहाँ पर ए माइनस था, पर यहाँ पर ए माइनस ज्यादा है, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.005, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा इसको न्यूट्रलाइज करने में, बस वही बात है। थर्ड है टेम्परेचर। बफर में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मान लीजिए कोई भी बफर सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज द बफर सॉल्यूशन, और इस बफर सॉल्यूशन की पीएच अगर आपको मेंटेन रखनी है तो आपको ये खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका फेवरेबल टेम्परेचर क्या है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर होने पे या कम टेम्परेचर होने पे इस बफर सॉल्यूशन की पीएच खराब हो सकती है, चेंज हो सकती है, अल्टर हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। थर्ड फैक्टर हो गया टेम्परेचर। फिर आता है आयनिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान से सुनना, सपोज आपके पास 100 ml एसिड है, ठीक है, और यहां पर मैं 900 ml पानी डाल दूं। एक बात बताइए, 900 ml पानी डाल दिया, 100 ml एसिड था, अभी एसिड ही एसिड था, बहुत अच्छा एसिड था, 100 ml एसिड है, पीएच 7 से बहुत कम है, पर जब उसमें मैं पानी डाल दूंगा, पानी डाल दूंगा, पानी डाल दूंगा, तो वो उतना एसिडिक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि पानी डालता गया, है ना। हालांकि पानी न्यूट्रल है, पर एसिड का जो पहले दबदबा था कि हाँ भाई मैं पूरा ही मैं हूं, पर अब तो 900 ml पानी भी आ गया, तो एसिड क्या उतना कॉन्सेंट्रेटेड रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूशन से भी पीएच में चेंज आ जाता है, ये भी एक तरह से बफर कैपेसिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर, टोटल बफर कंसंट्रेशन एंड द रेशियो ऑफ सॉल्ट एडेड, ठीक है। उसके बाद बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। अब आपको समझाने की बारी आ गई है, ध्यान से सुनते जाना और अच्छे से समझते जाना। चलो आ जाते हैं फार्मास्यूटिक्स के वापस इन डोजेस फॉर्म में। चाहे कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, लिक्विड हो,
सॉलिड हो, पेरेंट्रल हो, या फिर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, है ना। और भी ले आता हूँ यार, ऐसे परेशान नहीं होना। या फिर कोई जेल हो, क्रीम हो, जो कि सेमी सॉलिड में ही आती है। तो कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, सेमी सॉलिड हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, या फिर पेरेंट्रल हो, है ना, रख कर आता हूँ। चाहे कोई सा भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, कोई सा भी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, कोई सा भी लिक्विड डोजेस फॉर्म हो, कोई सा भी पेरेंट्रल गैसियस डोजेस फॉर्म हो, कुछ भी डोजेस फॉर्म हो, तभी में पीएच स्टेबल होनी चाहिए, बफर स्टेबल होना चाहिए। अब ध्यान से सुनना। सपोज यहाँ पर मैं इस इंजेक्शन को इंट्रावेनसली लेने जा रहा हूँ, तो जब मैं इस इंजेक्शन से जो भी ड्रग है वो इंट्रावेनसली लेने जाऊंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेरा जो ब्लड का पीएच है, ब्लड का पीएच होता है अप्रोक्स 7.4, ठीक है। और मेरा जो अंदर जो भी प्रेशर चल रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिसिटी जो भी मेंटेन है, वो सब मेंटेन रहनी चाहिए। तो इस इंजेक्शन में, इस पेरेंटल प्रिपरेशन में जो भी ड्रग मैं लोड करूंगा, वो मेरे इस ब्लड से, मेरे अंदर के इन्वायरमेंट से सुटेबल होनी चाहिए। क्या आप चाहोगे कि ये जो दवाई लगे आपको, ये आपको इरिटेशन करे, है, खुजली करे, दिक्कत दे, जलन हो? ऐसा नहीं चाहोगे ना। तो यहाँ पर इसकी पीएच मेंटेन करनी पड़ती है। तो इसमें बफर का रोल होता है, आपको पता है ना, बफर पीएच को मेंटेन करने में एक्सपर्ट होता है। पर अगर मान लो इसकी पीएच मेंटेन नहीं रही, ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो ये हमें इन्फेक्शन करेगा, एलर्जी करेगा, प्रॉब्लम कोस करेगा, हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं, जैसे टैबलेट हो गया, एंट्रिक कोटेड टैबलेट होती है, कुछ कोटेड होती है, कुछ अनकोटेड होती है। ये आप पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। तो अलग अलग तरह की टैबलेट्स होती है, उसमें भी बफर का रोल होता है। सिरप हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, एलिक्सियर हो, एनेमा हो, कुछ भी लिक्विड हो यार, सभी में बफर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। यहाँ तक कि वैक्सीन हो, एंटीजन हो, कुछ भी हो, पूरी फार्मेसी में, पूरे फार्मास्यूटिक्स में आपका बफर काम आता है। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे डोजेस फॉर्म होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, गैसियस हो। अगर उसमें जरा सी भी पीएच चेंज हो गई तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सपोज कोई टैबलेट है, इसको पीएच 4 पर ही रखनी है, और अगर इसमें जरा सा भी पीएच में फ्लक्चुएशन आया तो इसके अंदर की ड्रग जो है खराब हो जाएगी, है ना। तो उस टाइम हम किसका यूज करेंगे? बफर का। क्योंकि बफर का यूज कर लिया, अब थोड़ा बहुत एसिडिक इन्वायरमेंट है या कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, बफर चिल है, बफर मैनेज कर लेगा। थोड़ा बहुत बेसिक दिक्कत आ रही है तो भी बफर मैनेज कर लेगा। तो बफर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर बफर नहीं होगा तो ड्रग खराब हो जाएगी। दूसरा, कई ड्रग सॉल्यूबल नहीं हो पाती। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई ड्रग लूंगा तो मैं चाहूंगा ना वो अच्छे से डिजोल्व हो, अच्छे से मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाए, अच्छे से एक्शन दे। तो डिजोल्व होगी तभी तो घुलेगी मिलेगी, जब तक घुलेगी नहीं तब तक मिलेगी कैसे? तो मैं चाहूंगा डिजोल्यूशन अच्छा हो, डिजोल्व अच्छी हो, तो उसके लिए मैं बफर का यूज करूंगा। कई ड्रग्स को डिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए बफर का यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, मेनी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस, है ना। बफर हेल्प टू मेंटेन द पीएच, जो आपको चाहिए वैसे मेंटेन करेगा। चाहे आप देख लीजिए प्रोटीन के केस में, आपका प्रोटीन जो है अगर उसमें पीएच चेंज हो गई तो वो खराब हो जाता है। और प्रोटीन जो है स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करता है, तो उसका जो पीएच है वो मेंटेन कौन करेगा? बफर। पेप्टाइड हो गया, वैक्सीन हो गया, इन सब के पीएच मेंटेन करने जरूरी है, क्योंकि जब इनका पीएच मेंटेन रहेगा तभी ये अच्छे फार्माकोलॉजिकल एक्शन और वी कैन से अच्छे एक्शन दे पाएगी। सोलिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए बफर चाहिए, है ना। पेरेंटल सॉल्यूशन में टॉपिकल क्रीम, ऑइंटमेंट जो भी होते हैं सब में बफर चाहिए। जैसे एग्जांपल की बात करूं, फॉर एग्जांपल अ पीएच ऑफ 4.5 एंड 5.5 इज आइडियल फॉर मेंटेनिंग स्किन बैरियर फंक्शन एंड मिनिमाइजिंग इरिटेशन। ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉडी लोशन है, ठीक है सर, बॉडी लोशन है, लगा लेते थोड़ा सा, ठीक है। अभी ये बॉडी लोशन मैं लगा रहा हूँ ना, तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरी स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं हो। क्या मेरी स्किन पे कोई इरिटेशन हो रही है? मैं आपको उछलता हुआ दिख रहा हूँ क्या? परेशान हो रहा हूँ क्या? नहीं हो रहा। बड़े मजे आ रहे हैं, है ना, ठंडा ठंडा अलग लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मुझे कैसे पता लगा कि इसमें कोई इरिटेशन नहीं है? जब मैंने अपने फॉर्मुलेशन को अपनी स्किन पे अप्लाई किया तो मुझे भी किसी भी तरह की कोई इरिटेशन, कोई जलन, कोई साइड इफेक्ट नहीं आए, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आए, कोई मेरी स्किन बर्न नहीं हो गई। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा ये जो बॉडी लोशन है, इसका जो पीएच है ये 4.5 से 5.5 पे लाई कर रहा है, और इतना पीएच मेरी स्किन के लिए सुटेबल है। तो जो भी आपकी टॉपिकल प्रिपरेशंस होती है उसकी आइडियल पीएच होती है 4.5 से 5.5, और इसी आइडियल पीएच पे वो अच्छे से
एब्जॉर्ब भी होगा और अच्छे से एक्शन भी शो करेगा। ठीक है, तो इस आइडियल पीएच को मेंटेन कौन करेगा? बफर, बफर एंड द ओनली बफर। चलिए नेक्स्ट है, कोई भी ड्रग हो यार, ओरल ड्रग हो, पेरेंट्रल हो, आईवी के थ्रू दो, इंट्रामस्कुलर हो, इंट्रापेरिटोनियल हो, सबलिंगुअल हो, एंट्री कोटेड हो, कोटेड हो, अनकोटेड हो, कोई सी भी टेबलेट हो, कोई सा भी डोजेस फॉर्म हो, चाहे ओरल फॉर्मुलेशन ही क्यों ना हो, बफर रिक्वायर्ड है। एंजाइम, बहुत जरूरी बात कहने चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। चाहे आपकी बॉडी में कोई भी प्रोसेस हो रही है, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एचएमपी, ईएमपी, कोई सा भी पाथवे हो यार, जीएमपी, कोई सा भी पाथवे हो, जीएमपी होता होगा, ठीक है, ये तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी होते हैं। कितने भी पाथवे आपकी बॉडी में चल रहे हैं, तो वो सब किसकी वजह से चल रहे हैं? हर पाथवे का हर स्टेप चलता है एंजाइम की वजह से। अगर आपने कोई दवाई ली, ये मैंने दवाई ली, ये दवाई मेरी बॉडी में गई, इस दवाई ने अपना एक्शन कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। सपोज ये दवाई जो है सर दर्द सही करती है, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा था, मैंने इस दवाई को निकाला, लिया, ये दवाई ने मेरे को आधे घंटे में असर दे दिया। ठीक है, अब ये दवाई थी सपोज 500 mg की, तो 250 mg काम आई, अब बची हुई 250 mg अभी भी मेरी बॉडी में है। हाँ सर, बची हुई 250 mg अभी भी आपकी बॉडी में है, 250 mg अभी भी आपकी बॉडी में है ना? तो उसको कैसे निकालें? उसको निकालने के लिए आपके लीवर की जरूरत पड़ती है। लीवर में भी कौन? आपके एंजाइम की जरूरत पड़ती है। कौन सा एंजाइम? साइटोक्रोम P450 मेनली ये काम करता है। तो हम जब इतना डीप गए हैं कि ये एंजाइम इतना काम कर रहा है, ड्रग को मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो ये एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करेगा, और इसकी पीएच को मेंटेन कौन करेगा? बफर। तो बफर तो हर चीज में चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस चलानी हो, सिट्रिक एसिड चलानी हो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलानी हो, या आपको एचएमपी पाथवे चलाना हो, कोई सा भी पाथवे चलाना हो, सारे पाथवे चलते हैं एंजाइम से, और सारे एंजाइम स्टेबल होते हैं एक सर्टेन पीएच पे, और उस पीएच को स्टेबल करता है आपका बफर। ठीक है, आई ड्रॉप्स हो, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो, आंख में डालो या कान में कोई भी दवाई डालो, आई ड्रॉप्स हो, ईयर ड्रॉप्स हो, कुछ भी हो, ऑप्थेल्मिक हो, है ना, या फिर आपके वैक्सीन का फॉर्मुलेशन हो, सभी में रोल प्ले करता है बफर। डायलिसिस करना हो, हीमोडायलिसिस करना हो, या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस करना हो, दोनों ही डायलिसिस में बफर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, बफर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा कंट्रोल रिलीज सिस्टम, ये आप 7 सेमेस्टर में पढ़ोगे कि ऐसी दवाई बना दी है हमने जहां से ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज हो, धीरे धीरे ड्रग रिलीज होता रहे। एक बार आपने लगा ली, ड्रग को इंसर्ट कर ली, छोटी सी माइनर सर्जरी के थ्रू ड्रग को इंसर्ट कर ली, अब वो ड्रग जो है महीने भर तक धीरे धीरे ड्रग रिलीज करती रहेगी, और धीरे धीरे आपको असर आता रहेगा, आपको डेली डोज लेने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में, इस हाईटेक कंडीशन में, इस नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, इस कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी आपको बफर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बफर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में सब कुछ स्टडी करा है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बफर क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर इक्वेशन क्या होती है, बफर कैपेसिटी क्या होती है, फैक्टर अफेक्टिंग बफर कैपेसिटी, और साथ ही साथ हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। फिर हमने कॉन्जुगेट एसिड बनाना देखा, कॉन्जुगेट बेस बनाना देखा, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस किस तरह से बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ देखा। जो बफर सॉल्यूशन होता है वो कितने तरह का होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, बफर कैपेसिटी किस वजह से होती है, ऐसा क्या होता है बफर में जो कि वो पीएच चेंज होने से रोक देता है, वो भी हमने डिटेल स्टडी देखी, एसिडिक के लिए देखी, बेसिक के लिए देखी। फिर हमने बफर इक्वेशन देखा, बफर इक्वेशन का डेरिवेशन भी देखा। बहुत देख लिया ना, बहुत कुछ देखा ना। तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको www.depthofbiology.com वेबसाइट पे मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वो भी हैंड रिटन नोट्स। क्लियर हो गए यहाँ तक? बाकी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सीरीज भी मैंने निकाली है, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कहीं पे कुछ नहीं मिलता है तो कमेंट करिए, वैसे तो हर प्लेटफॉर्म पे जाके आप सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, आपको मैं मिल जाऊंगा। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। जय श्री राम, थैंक यू।